स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। अब तुर्की के हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि तुर्की को अपनी नानी याद आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत और तुर्की के बीच का बिगड़ा माहौल एक ऐसे तनाव का रूप ले चुका है कि तुर्की को अब भारत का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और हाँ, कमाल की बात यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत पहले ही उड़ा चुका था जब उनकी कुछ कंपनियों पर भारत ने अपनी तरफ से एक्शन लिया था, लेकिन अब फिलहाल उनके सामने ही अपनी नेवी को खड़ा करके भारत उनकी नींद को इस कदर हराम कर चुका है कि तुर्की चैन से सो भी नहीं पा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर से वापस लौटा ले जाए, उनके लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत का बादल बनकर अब भारत की नेवी बरस रही है। और बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से भारत ने अपने युद्धपोत को तुर्की के एकदम करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार भारत तुर्की के खिलाफ इतना ज्यादा कड़ा रवैया क्यों रख रहा है। लेकिन क्योंकि तुर्की बौखलाया हुआ है, तो क्या है पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और तुर्की के बीच संबंधों की शुरुआत 1948 में हुई थी। उस वक्त दोनों देश आजादी के बाद एक नए दौर में प्रवेश कर रहे थे। भारत अपनी पहचान बना रहा था और तुर्की खुद को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में पेश कर रहा था। दोनों देशों के बीच शुरुआत में माहौल बेहद सकारात्मक था। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा, मशीनरी और जेम्स ज्वेलरी का व्यापार शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करते थे। ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। लेकिन कहते हैं राजनीति जब रास्ता बदलती है तो रिश्ते भी करवट ले लेते हैं। धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और नाटो की ओर बढ़ने लगा। वहीं भारत ने चुना था नॉन अलाइंड मूवमेंट का रास्ता, यानी किसी के साथ दुश्मनी नहीं लेकिन किसी की गुलामी भी नहीं। भारत ने दुनिया को यह बताया कि वह अपने फैसले खुद लेगा। लेकिन तुर्की के लिए यही रास्ता खटकने लगा, क्योंकि तुर्की का झुकाव पश्चिम की ओर था। वो अमेरिका का भरोसेमंद साथी बन चुका था। नाटो में शामिल होकर उसने खुद को पश्चिमी ताकतों का हिस्सा माना, जबकि भारत ने अपने पर वैश्विक पहचान बनानी शुरू की। साल 2000 के बाद एक समय ऐसा भी आया जब रिश्ते फिर से बेहतर होने लगे। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक रिश्ता मजबूत हुआ। भारत ने तुर्की को केमिकल्स, दवाइयां और कपड़े बेचे, जबकि तुर्की से मिनरल्स और मशीन पार्ट्स आयात की। एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई। पर्यटन बढ़ा, भारतीय प्रोडक्ट्स तुर्की के बाजारों में दिखने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने सत्ता संभाली। 2016 के बाद एर्दोआन ने अपने देश में इस्लामिक नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वह खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा घोषित करना चाहते थे। उनकी नजर सिर्फ तुर्की तक नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पर थी। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने भारत को अपना टारगेट बना लिया, क्योंकि भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी है और एर्दोआन ये दिखाना चाहते थे कि वे दुनिया भर के मुसलमानों के नेता हैं। इसीलिए उन्होंने भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलना शुरू किया। एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में जाकर भारत पर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार करने के आरोप लगाए। कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। और जब भारत ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया, यानी जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किया, तो तुर्की उन गिने चुने देशों में शामिल था जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आवाज उठाई। बस यहीं से भारत और तुर्की के रिश्ते का पतन शुरू हो गया। भारत ने देखा कि तुर्की अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान की मदद में सक्रिय हो गया। तुर्की की कंपनी बेकार, जो मशहूर बैरक्तार ड्रोन बनाती है, वह पाकिस्तान की सेना को ड्रोन तकनीक देने लगी। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया। भारत समझ गया कि ये खेल अब गहरा है। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये सीधा सीधा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। तुर्की की कई कंपनियों को भारत के रक्षा प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। कई टेंडर रद्द किए गए और पाकिस्तान से जुड़े किसी भी तुर्की प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारत ने ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया जो खुद तुर्की के दुश्मन है। यानी अब तुर्की के चारों ओर भारत का कूटनीतिक घेरा बन चुका था। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ने लगी। जहां पहले भारत का कोई रणनीतिक दखल नहीं था, वहां अब भारतीय युद्धपोत नियमित गश्त करने लगे। ये सब देखकर तुर्की बौखला गया। उसने भारत से कहा, अपने जहाज वापस बुलाओ वरना परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन भारत अब नया भारत था। ये वो भारत नहीं था जो धमकियों से डर जाए, बल्कि भारत ने और भी बड़ा कदम उठाया। उसने अपने युद्धपोत तुर्की के एकदम करीब भेज दिए। और इस बार भारत की नेवी ने सिर्फ अपनी ताकत नहीं दिखाई बल्कि यह भी बता दिया कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ साजिश करेगा तो उसे जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सामरिक मिलेगा। तुर्की की मीडिया में हड़कंप मच गया। एर्दोआन की सरकार दबाव में आ गई। तुर्की की सेना को अब यह एहसास होने लगा कि भारत अब सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि ग्लोबल मंच का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। दूसरी तरफ भारत की छवि और मजबूत हो रही थी। G20, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के मंचों पर भारत अब अग्रणी भूमिका निभा रहा था। दुनिया देख रही थी कि भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, भारत कार्रवाई करता है। और जब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया को साथ जोड़ लिया। ये वही देश थे जिन्हें तुर्की दशकों से आंख दिखाता आया था। अब वही देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। यानी ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये था एक रणनीतिक पलटवार। भारत ने तुर्की को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। आज हालात यह है कि तुर्की को
समझ नहीं आ रहा कि वो पश्चिम की तरफ जाए या भारत से टकराव कम करे, क्योंकि दोनों तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं। भारत ने अपने आर्थिक प्रोजेक्ट से तुर्की की कंपनियों को बाहर कर दिया। नेवी के सप्लाई चेन में तुर्की पार्टनर्स की जगह अब ग्रीस और फ्रांस ने ले ली। ये सीधा झटका तुर्की की अर्थव्यवस्था और साख दोनों को लगा है, और यही वो मोड़ है जहां से भारत और तुर्की की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, जहां